Dear students, Dear students, online classes. welcome to the online First classes. attempt, This is my first attempt and on online, if I make any mistake, and if I make any mistake, you to forgive me. then I will like you to forgive me for the same. तो दोस्तों स्टूडेंट्स आज का हमारा तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्रेशन मेंबर. तो हम अब तक तो हम RCC में अब भी हमने तक पढ़ा है कि जो आरसीसी में भी हमने पढ़ा है कि जो बीम्स होते हैं, हमारे बीम्स के अंदर कंप्रेसिव हमारे मेंबर्स के अंदर और कंप्रेसिव स्ट्रेस में और उसके साथ साथ उसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी पैदा होते जा हैं. रही है. लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हमारा हैं जो फोकस है उसके अंदर हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर है. जो हमारे तो जो प्योरली जो हमारे मेंबर्स जिनके अंदर की है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रट. इन स्ट्रक्चर तो जो ए मेंबर इन ए स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स which is subjected to compressive force is called a compression member. अगर तो कोई भी मेंबर जिसके ऊपर की अगर कंप्रेसिव फोर्स लगी हो तो उसको हम कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं. जो हमारी लेकिन फोर्स जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स जो है एक्सियल इट में बी एज वेल एज एक्सियल एज वेल एज एसेंट्रिक. कंप्रेसिव तो अगर हमारी फोर्स कंप्रेसिव फोर्स अगर प्योरली एक्सियल है तो उसके अंदर बेंडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं. उसके अंदर बेंडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं. जिसका कि हम तो जो स्ट्रट्स जो होते हैं जो जिसका कि हम इस्तेमाल तो उसके ट्रसिस के अंदर करते हैं सिर्फ और सिर्फ तो उसके अंदर लगती है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स लगती है. उसको हमने तो इसीलिए स्ट्रट का नाम दिया है. उसको हमने स्ट्रट का नाम दिया है. फोर्स जो और जो हमारी एक्सियल फोर्स जो तो उसकी अगर एसेंट्रिक हो जाए तो उसकी वजह से उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ साथ उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा हो जाती है. तो दोस्तों हम जो कंप्रेसिव तो दोस्तों हम मेंबर्स हैं जो कंप्रेसिव मेंबर्स हैं कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन है. तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है उसका जिसको हम बोलते हैं स्ट्रट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर which is subjected to compression in direction parallel to its longitudinal axis. तो इसके अंदर अगर जरा भी अगर तो इसके अंदर अगर जरा भी अगर बेंडिंग आ जाएगी फेल हो जाएगा. तो हमारा मेंबर तो इस वजह फेल हो जाएगा. स्ट्रट के अंदर तो इस वजह से बेंडिंग नहीं आनी चाहिए. स्ट्रट के अंदर बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं आनी चाहिए. क्लासिफिकेशन है हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है कंप्रेशन मेंबर का कॉलम. हमारे तो जो कॉलम जो होते हैं हमारे जो कंप्रेसिव उसके अंदर भी जो कंप्रेसिव फोर्स लगती है वो भी इट इज सब्जेक्टेड it is parallel to the it is subjected to the compression in direction of parallel to its longitudinal axis. लेकिन इसके अंदर जो कॉलम जो होते हैं इसके अंदर जो हमारी अगर कंप्रेसिव फोर्स अगर एसेंट्रिक हो जाती है तो उसकी वजह से उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा हो जाती है. कॉलम जो होते हैं वो हम तो जो कॉलम जो होते हैं वो हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं. हमारा कॉलम अगर स्टील का बना है अगर हमारा कॉलम अगर स्टील का बना है तो उसको हम स्टेंशन बोल देते हैं. अगर हमारा कॉलम अगर लकड़ी का बना हुआ है तो उसको हम पोस्ट बोल देते हैं. है बूम. हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है बूम. तो बूम भी एक कंप्रेशन मेंबर है और ये टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं क्रेन्स के लिए. जो क्रेन्स जो सामान को लिफ्ट करने के लिए जो उसके अंदर एक सबसे बड़ा मेंबर होता है उसको हम बूम का नाम देते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि जो हम कंप्रेशन मेंबर्स पर्टिकुलरली स्ट्रट्स के लिए किस किस तरह के सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर तो इसके अंदर हम आमतौर पर करते हैं वो भी 2 तरह के सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो भी एंगल्स के इस्तेमाल करते हैं. तो उसके अंदर हमारा जो एंगल सिंगल एंगल भी हो सकता है और वो डबल एंगल भी हो सकता है. और दोनों टाइप के एंगल के अंदर सिंगल और डबल के अंदर
जो एंगल्स हैं हमारे वो इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन और अनइक्वल भी हो सकते हैं। सिंगल एंगल्स हैं लेकिन उनको जो सिंगल एंगल्स हैं हमारे उनको ज्यादा इकोनॉमिक कंप्रेशन मेंबर के अंदर ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका जो रेडियस जायरेशन की वैल्यू होती है वो कम होती है, तो उसकी वजह से ये हमारे सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। सिंगल एंगल्स होते हैं और जो सिंगल एंगल्स होते हैं उनको हम प्लेट गर्डर के अंदर ब्रेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल एंगल की बात करते हैं, अगर हम डबल एंगल की बात करते हैं तो जो डबल एंगल है उनको हम गसट प्लेट के साथ बोल्ट करके उनको वेल्ड करके बोल्ट करके या रिवेट करके इस्तेमाल करते हैं। तो जो डबल एंगल है हमारे वो गसट प्लेट के दोनों तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गसट प्लेट के एक तरफ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से लगाते हैं कि हमें उसके अंदर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैक्सिमम मिले। आपको दिखाया गया है, अब जैसे ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंगल एंगल क्या होता है और डबल एंगल क्या होता है। तो जो आपको सिंगल एंगल दिखाया गया है वो इक्वल सिंगल एंगल है जिसकी दोनों लेग्स बराबर हैं, और जो आपको डबल एंगल दिखाया गया है उसके अंदर डबल एंगल प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट, बीच में गसेट प्लेट दिखाई गई है और जो एंगल दिखाए गए हैं वो दोनों अनइक्वल एंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जब हम डिजाइन करते हैं, कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करते हैं या किसी भी कंप्रेशन मेंबर की ताकत या स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ टर्म्स बहुत जरूरी है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक टर्म होती है रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है वो किसी भी ज्योमेट्रिकल सेक्शन के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट आई अपॉन ए, फिर आई उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स एक्सिस और ए उसका इफेक्टिव एरिया रहता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपको पता है कि हम अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, जैसे आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू एक्सिस, वी एक्सिस। तो उस सेक्शन के अंदर उसका रेडियस ऑफ जायरेशन उस सेक्शन का हम रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर एक्स एक्स किसके बराबर होगा अंडर रूट आई एक्स एक्स अपॉन इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन का रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सेक्शन के लिए उसका रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो रोल्ड सेक्शन, ये सभी के सभी जो रोल्ड सेक्शन है हमारे पास, जैसे एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, इन सभी की वैल्यू हमारे पास एक रेडिली अवेलेबल IS स्टील टेबल्स हैं जिसके अंदर की हम इन सभी की वैल्यूज को कई बार हम देख सकते हैं। सेक्शन लेकिन कई बार हम सेक्शन सिंपल रोड सेक्शन नहीं बनाते हैं, हम सेक्शन कई बार बिल्ट अप सेक्शन भी बनाते हैं। बिल्ट अप सेक्शन का मतलब ये है कि वो सेक्शन जो कि कुछ छोटे छोटे सेक्शंस को मिलाकर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन रहती है कि हम बहुत बड़े साइज के रोड सेक्शन नहीं बना सकते। तो उस टाइम पर हम बिल्ट अप सेक्शन बनाते हैं, जैसे आपने प्लेट गर्डर का नाम सुना होगा। तो प्लेट गर्डर इज ए बिल्ट अप सेक्शन। तो लेकिन उस केस के अंदर अगर हमें उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन हमें डायरेक्ट स्टील टेबल से नहीं मिलेगी, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कि हम अलग अलग सेक्शंस की करते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो। सेक्शन की जो किसी भी सेक्शन की जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो उसकी एक रेशियो है किस इफेक्टिव लेंथ और उसकी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के बीच। तो जो किसी भी सेक्शन की जो अगर इफेक्टिव लेंथ होती है, अगर उसका वो जो इफेक्टिव लेंथ है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑन दैट सेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पर की अगर उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वो अगर हमने अगर उसका कोई सेक्शन है हमारे पास, उसके ऊपर जो लोड लगा है
तो लोड लगाने की वजह से उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, तो उसके अंदर से दो पॉइंटों के बीच में हम उसकी देख सकते हैं कि उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है। और उसी तरीके से जैसे पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि हम उस सेक्शन का लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम उस सेक्शन का एल और आर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखने की ये है कि अगर अनइक्वल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से जो मिनिमम हो लेते हैं। और अगर हमारा सेक्शन अगर इक्वल हो, सेक्शन इक्वल मतलब एंगल इक्वल एंगल है, तो उस केस के अंदर हम चार जो उसके रेडियस ऑफ जायरेशन हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अबाउट आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, आर यू यू और आर वी वी में से जो भी लीस्ट वैल्यू होती है वो हम लेते हैं। तो किसी भी सेक्शन की जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो जितनी कम होगी उतनी ही उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि जो अभी हमने सिलेंडरनेस रेशियो की बात की है, वो किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी मेंबर के लिए उसकी हमने एक लिमिट रखी है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अगर हमारा मेंबर उसके ऊपर अगर लोड लगा हुआ है, वो लोड जो है उसका डेड लोड है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज लोड है, तो उस केस के अंदर उसकी स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम 180 हो सकती है। दूसरा, अगर हमारा मेंबर अगर उसके ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है वो कंप्रेसिव फोर्स उसके ऊपर विंड की वजह से या अर्थक्वेक फोर्सेस की वजह से है, तो उस केस के अंदर उसकी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 250 हो सकती है, 250। और अगर हमारा मेंबर अगर टाई मेंबर है, मतलब अगर टेंशन मेंबर है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी वजह से अगर उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस लगी हुई हैं अगर उनका रिवर्सल हो जाता है, तो उस टाइम पर टेंशन मेंबर भी हमारा एज ए कंप्रेशन मेंबर एक्ट करता है। तो हम टेंशन मेंबर को डिजाइन करते वक्त भी उसकी सिलेंडरनेस रेशियो चेक करते हैं, तो वो सिलेंडरनेस रेशियो 350 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो ये सेशन था, इसके अंदर मैंने आपको मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि जो कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं और जो प्योर कंप्रेशन मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रट। तो जो स्ट्रट है ये बेसिकली हम ट्रसीज में इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रसीज में इनकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। जो स्ट्रट जो होते हैं हमारे, इट मींस इट इज ए स्ट्रेट मेंबर। तो जो स्ट्रट के अंदर जो मेंबर्स हैं हमारे, वो प्योरली एक्सियल उस पर लोड लगता है और उसके अंदर अगर थोड़ी भी अगर बेंडिंग आ जाती है तो हमारा स्ट्रट जो है फेल हो सकता है। थैंक यू।